चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं यूपी से। आदित्यनाथ का न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर के क्या क्या कहना है, इससे रिलेटेड ये बातें इसमें बताई गई हैं। क्या आने वाले समय में सरकार का टारगेट रहेगा, क्या इससे जनता को फ़ायदा मिलने वाला है और क्या सरकार को भी फ़ायदा मिलने वाला है, ये सारी बातें फर्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे। तो इसी से अपनी शुरुआत करते हैं। तो नॉर्मली हम कहते हैं ना, सरकार वैकेंसी ही नहीं निकाल रही है, सरकार जॉब ही नहीं दे रही है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ जा रही है। तो सरकार का कहना एक काम करते हैं, हम जनसंख्या को ही कम कर देते हैं, ठीक है, तो परमानेंटली समस्या हल हो जाएगी। लेकिन जनसंख्या में कमी के बावजूद भी क्या इंडिया की पोजीशन अच्छी रहेगी, ये देखने वाली बात है। तो जो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी है, जितने भी सेक्शन हैं उनको माइंड में रखते हुए तैयार की जा रही है, ऐसा आदित्यनाथ का कहना है। राइजिंग पॉपुलेशन सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, ऐसा यूपी के चीफ मिनिस्टर का कहना है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में होने वाली हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया है टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक महिला के कितने बच्चे रहेंगे, इसको 2026 तक, अभी 2.7 चल रहा है, तो 2026 तक 2.1 तक लाना है। और 2030 जैसे जैसे पहुंचेगा तब तक 1.7 हमको लेके आना है जन्म दर को, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके अलावा मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलांस रेट, मतलब गर्भ निरोधक जो भी उपाय हैं उनके यूज़ को लेकर के ये बात बताई गई है ना। इसमें उनको कितना दर से बढ़ाया जाएगा, 31.7% से 45% 2026 तक हमको करना है, और 2030 आते आते तक 52% ये सारी मेथड का अपनाया जाएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें मेल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इसकी दर को 10.8 से 15% तक बढ़ाना है 2026 तक। यदि हम बात कर लें मदर की जो डेथ हो जाती है ना बच्चे को जन्म देते टाइम, तो उसकी जो दर है प्रति 1 लाख बर्थ पर 197 से 150 करना है 2026 तक, और 98 करना है 2030 तक। मतलब प्रति 1 लाख बच्चों को कोई महिला जन्म दे रही है तो उनमें से कितनी महिलाओं की डेथ इतनी होना चाहिए, उसको निर्धारित कर दिया है, कितना हम कम करेंगे उसको। अब यदि हम बच्चों की मृत्यु दर को देखें तो प्रति 1000 जन्म पर 43 से 32 करना है 2026 तक, और जैसे ही 2030 आता है तब तक 22 करना है, कि 1000 यदि बच्चों का जन्म हो रहा है तो उसमें से 22 बच्चों की डेथ हो जा रही, उसको और भी ज़्यादा फिर बाद में कम किया जाएगा। इसके अलावा 5 साल से कम के बच्चों की जो डेथ हो जाती है उसको भी कम करना है। 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनमें से 47 से 35 करना है, और 35 से फिर बाद में 25, और जो 25 तक का जो आंकड़ा है वो 2030 तक के लिए यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हमको जानकारी आई है, तो इससे रिलेटेड जो बातें हम वो देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि पुरुष की नसबंदी, महिला की नसबंदी, आईयूडी, ये भी गर्भ निरोधक एक उपाय होता है, कुछ गोलियां आती हैं, इसके अलावा कॉन्डोम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब का जो यूज़ है ना, इसको सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ताकि बच्चों की जो जन्म दर है उसको रोका जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो ट्विटर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट रिपोर्ट ऑन कॉम्प्लायंस फ्रॉम ट्विटर, सरकार ने नए आईटी कानून लेके आई है, तो सरकार का ऐसा कहना, तुम्हारी समस्या है तो तुम खुद से निपटो, इसके बाद में हम बाद में निपटेंगे। इसी के चलते चलते सरकार कह रही है, यदि आपके पास कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो आप उस शिकायत को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करिए।
इसमें भी अलग अलग 3 लेवल होते हैं। तीनों लेवल में यदि किसी व्यक्ति को सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है तो वो व्यक्ति फिर जा सकता है सरकार के पास में। तो यही इसी प्रकार की बात यहाँ पर हमको देखने को आई है। अभी कई प्रकार की न्यूज़ हम सुन रहे थे, जैसे कि ट्विटर ये हमारी बात को नहीं मान रहा है, जो नए आईटी रूल्स बने हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब जो है वो अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, उसने कुछ ऑफिसर्स को नियुक्त कर दिया है और यहाँ तक कि रिपोर्ट भी पब्लिश किया है कि क्या उसके पास शिकायतें आई थी, कैसा सॉल्यूशन रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि कुछ दिन पहले हमने गूगल के मामले में देखे थे, गूगल ने भी कुछ मंथ की अपनी रिपोर्ट जारी की थी। उसमें बताया गया था कि कौन कौन सी शिकायत किस किस प्रकार की आई और उसने किस प्रकार से उनका निपटारा किया था। अब यदि हम न्यूज़ की तरफ चलें तो न्यूज़ को देख लेते हैं। ट्विटर ने अपॉइंट किया है विनय प्रकाश को एज ए रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर हमारे इंडिया के लिए। तो जो भी शिकायतें आपको ट्विटर से रिलेटेड हैं तो आप सबसे पहले इनके पास शिकायत करिए। इनको भी टाइम पीरियड निर्धारित कर दिया गया है कि आपको इतने दिन इतने घंटे के अंदर में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और जो भी शिकायतें आ रही हैं वो आप हमको बताते जाइए। और इसमें एक बात ये कही गई थी कि जो भी ऑफिसर आप नियुक्त करेंगे ना वो इंडिया का होना चाहिए। तो जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है उसने पब्लिश की है इसकी पहली रिपोर्ट जो कि शिकायतों से संबंधित रहती है, ठीक है, जो कि अनिवार्य कर दी गई है न्यू डिजिटल रूल्स में। तो इन कंप्लायंस विथ रूल 4(1)D ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है नए वाले रूल्स का इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इन्होंने का कहना है कि हमने पब्लिश कर दिए हैं रिपोर्ट शिकायत से रिलेटेड जो भी है उसको 11 जुलाई 2021 को। इसका जो पीरियड रहा है वो 26 मई 2021 से थ्रू टू जून 25 मई 2021। तो मई से लेकर के जून के बीच की ये सारी शिकायतें इसमें देखने को मिलती हैं। तो एज़ पर द न्यू डिजिटल मीडिया रूल क्या कहता है, जो भी कंपनी है उसको ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना है, नोडल ऑफिसर नियुक्त करना है एंड ए चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करना पड़ेगा। अब यदि हम ये बात करें कि किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमको ट्विटर में देखने को मिलती हैं, तो ट्विटर ने प्रोसीड किया है 56 ग्रीवियंस अपीलिंग और सस्पेंशन ऑफ यूज़र कि आप इन यूज़र का अकाउंट सस्पेंड कर दीजिए, विच ऑफ 7 वर ओवरटर्न एंड रिमेनिंग सस्पेंडेड। देखो जो कंपनी है ना इसने ये कहा है कि ये टाइम में अपने या वेबसाइट में जो भी कंटेंट लोग डालते हैं उसको मॉनिटर करते रहता है, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी ग्लोबली नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ट्विटर देखते रहता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन से रिलेटेड। देखो अभी वर्तमान समय में इंडिया और चाइना के रिश्ते कैसे हैं, आज की इस न्यूज़ से हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। दलाई लामा के बर्थडे से रिलेटेड देखो हमारे देश के लोग तो सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन चाइना के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अभी दोनों के देशों के बीच में जो मतभेद है ना, चाहे वो सीमा को लेकर के हो चाहे अन्य चीज़ों को लेकर के हो, अभी भी मौजूद है। अब देखो न्यूज़ को यदि हम देखें ना तो चाइना के जो नेशनल्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने डिस्प्ले किया था बैनर जो कि विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अक्रॉस इंडस रिवर के। अब ये जो पोजीशन है क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। कब की बात है ये, जब भारत के जो गांव के लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे थे बर्थडे ऑफ दलाई लामा इन डेमचौक इन ईस्टर्न लद्दाख की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू उरगैन तेसवांग, ठीक है, विलेज हेड ऑफ कोयुल मतलब कागजंग, वन ऑफ द लास्ट सेटलमेंट इन द डेमचौक सेक्टर। डेमचौक सेक्टर का एकदम लास्ट वाला एरिया हम देख रहे हैं, ठीक है, एकदम
लास्ट वाला पॉइंट, तो जो चाइनीज़ है ना, जिनमें कौन थे शामिल थे, आर्मी पर्सनल भी थे, सिविलियन भी हमको देखने को मिले थे। 5 व्हीकल में ये आए, इसके अलावा फिर ये रोड में उतरे और इसके बाद राइज द बैनर्स 200 मीटर फ्रॉम ए कम्युनिटी सेंटर वेयर द दलाई लामा's बर्थडे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड। इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिली हैं, जिससे पता चलता है अभी भी दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं हैं। ये तो लोगों की संस्कृति के बीच में हम ये देख रहे हैं, फिर तो सेनाओं के बीच की तो बात ही अलग है। तो ये जो इंसिडेंट है ऑकर्ड हुआ था अराउंड सुबह 11 बजे की ये बात है, 6 जुलाई 8 डोला तामगो इन कोयुल विलेज अलोंग इंडस रिवर। अब गांव के लोगों का क्या कहना है, ये सब बातें हम देख लेते हैं। जैसे कि हम तो जो मंडारियन लैंग्वेज है, चाइनीज़ लैंग्वेज है, उसको नहीं समझते हैं, गांव के लोग ऐसा कर रहे हैं। दे हैड स्क्राइब्ड समथिंग ऑन द बैनर में कुछ उनके लिखा हुआ था या खुदा हुआ था, और लगभग आधे घंटा से भी ज़्यादा देर तक वो खड़े रहे थे। तो द लैंड वेयर दे स्टूड, जहाँ वे खड़े थे और जहाँ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, दलाई लामा's बर्थडे, वो हमारा लैंड है, इट बिलोंग्स टू इंडिया, ऐसा लोगों का कहना है। अब जो वीडियो शेयर करे गए हैं वो ये बताते हैं कि ग्रुप ऑफ मैन होल्डिंग ए लॉन्ग बैनर इन रेड विथ वर्ड्स ऑन इट, उसमें कई सारी चीज़ें लिखे हुए थे। दे आर आल्सो सीन कैरिंग द चाइनीज़ फ्लैग, इसके साथ साथ में चाइना का फ्लैग भी हुआ था। अभी भाई लास्ट ट्यूसडे की बात है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी दलाई लामा को फ़ोन कॉल में ऑन द ओकेज़न ऑन हिज 86th बर्थडे। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मिस्टर मोदी, जिन्होंने पब्लिकली कंफर्म किया था स्पीकिंग विद द दलाई लामा, जब से वो 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि जनता जान पाई है कि वो उनको बधाई भी दे रहे हैं। और अभी की कंडीशन क्या है, ये सब तो हम देखते ही रहते हैं। देखो, वाइल द फर्स्ट फेज ऑफ डिसंगेजमेंट एट पेंगोंग झील वाज कंप्लीटेड इन फरवरी में वहाँ से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गईं पेंगोंग झील से। इफोर्ट्स टू वर्क आउट एन एग्रीमेंट फॉर सेकंड फेज डिसंगेजमेंट, कहाँ पर, गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग्स हैव बीन हेल्ड अप। एक जगह तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी डिसंगेजमेंट होना बाकी है। और अदर फिक्सन एरियाज एट देमचोक एंड डिस्पांग जो है वो भी अभी बाकी हैं, वहां पर भी अभी दोनों सेना के बीच हटना बाकी है। 2019 में भी सेम टू सेम ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, जब दलाई लामा का बर्थडे मनाया जा रहा था, तो उधर से चाइनीज़ लोगों ने क्या किया था, विरोध किया था बैनर दिखा करके। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं लोक अदालत से रिलेटेड। तो लोक अदालत रिसोल्व्स ओवर 7,500 से भी ज़्यादा केस यहाँ पर सॉल्व किए गए हैं इन गुरुग्राम। तो हम लोक अदालत के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, ये आखिर क्या होती हैं। देखो, लोक अदालत का मतलब होता है पीपुल्स कोर्ट एंड इज़ बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। गांधी के जो सिद्धांत थे उन पर आधारित होती है ये लोक अदालत, मतलब लोगों की खुद की कोर्ट। एज पर द सुप्रीम कोर्ट इट इज़ एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एजुकेटिंग सिस्टम प्रिवाइल्ड इन एंशिएंट इंडिया। हमारे इंडिया में पुराने समय में इसी प्रकार की अदालतें चलती थीं जहाँ पर न्याय की व्यवस्था की जाती थी। और ऐसी बात नहीं है कि ये पुराने समय में ही इतनी कारगर थी, आज के टाइम में भी इनका बहुत महत्व है। अब देखो, इसका एक कंपोनेंट यदि हम बात करें तो वो है एडीआर। एडीआर का मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। एक विधि से तो आप डिस्प्यूट को सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन यदि दूसरी मेथड, सरल मेथड से यदि हम कोई काम निकाल सकते हैं, कोई बात बना सकते हैं, तो वो एडीआर के अंतर्गत आ गई है। तो कॉमनली पीपल के बीच में इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता। पहली लोक अदालत का जो कैंप था, इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था गुजरात में 1982 में एज ए वॉलंटरी एंड
इसे किसी प्रकार का समर्थन वगैरह नहीं मिला था नियम कानून के माध्यम से, लेकिन इसको वॉलंटरी बेस पर पहली बार ऑर्गेनाइज़ किया गया था। जब इसकी पॉपुलैरिटी ग्रो होने लगी ना ओवर द टाइम, इट वाज गिवन स्टेटरी स्टेटस। इसके बाद इसको एक कानून बना दिया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के माध्यम से। तो जो एक्ट है वो कुछ कुछ प्रोविजंस करता है रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द लोक अदालत, जहाँ पर लोक अदालत के काम बताए गए हैं और कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना लाइट एंड साउंड का, ये हवा महल का पिक्चर है। यदि आप आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हवा महल से रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं। नॉर्मली इसकी जो खिड़कियां बनाई गई हैं ना बहुत सारी संख्या में बनाई गई हैं और इसको बनाते समय किसी बेस का यूज़ नहीं किया गया था, इसलिए इसको थोड़ा एंगल में झुका के बनाया गया है। ये जो खिड़कियां बनाई गई थी वहाँ की जो रानियां हैं या फिर वहाँ जो महिलाएं रहती थी स्पेशल, वो बाहर का नज़ारा बिना अपने आप को किसी को दिखाए देख सकें नॉर्मल लाइफ को, इस हिसाब से इनकी खिड़कियां बनाई गई थी। खिड़कियों को झरोखा भी कहा जाता था। इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं वो है बिहार से। केसरिया बुद्ध स्तूपा पानी में डूब गया है, इसी को लेकर के एक न्यूज़ आई है। तो ये जो स्तूप है इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये लोकेटेड है अबाउट 110 किलोमीटर फ्रॉम द पटना। एरिया की बात करें तो 400 फीट का सर्कमफरेंस हमको देखने को मिलता है और हाइट की बात करेंगे तो 104 फीट ऊंचा ये स्तूप है। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशनली प्रोटेक्टेड स्तूपा इज डेटेड टू द 3rd सेंचुरी BCE। इसका कंस्ट्रक्शन का टाइमिंग यहाँ पर बताया गया है। इट इज़ रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। तो जो बड़े बड़े जो स्तूप हैं वर्ल्ड में उनमें इसको भी शामिल किया जाता है। यदि हम बात करें टूरिस्ट लोगों की तो कई सारे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है उनको ये अपनी ओर आकर्षित करता है। स्तूप के एक्सप्लोरेशन had started in the early 19वीं century after its discovery led by Colonel Mackenzie in 1814 में इसकी डिस्कवरी की गई। उसके बाद फिर इसका एक्सप्लोरेशन चालू कर दिया गया था 19वीं सेंचुरी में। खुदाई की बात यदि हम करें उसके बाद में फिर कुछ खुदाई का काम चालू हो गया जनरल कनिंघम 1861 लेकर 62 के बीच में, और फिर 1998 में भी हुआ ये काम। फिर 1998 में ASI की जो टीम है वो उसको लीड कर रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद। इन्होंने इसकी खुदाई करी प्रॉपरली। द ओरिजिनल केसरिया स्तूपा इज सेड टू डेट बैक टू द टाइम ऑफ एम्परर अशोका। ओरिजिनल की बात करोगे तो ऐसा लगता है हमें कि ये अशोका के काल, जब अशोक थे उसी के काल का है, क्योंकि एक अशोकन जो पिलर है वो यहाँ पर हमको मिला है। जो लोकल लोग हैं इस स्तूप को देवालय के नाम से जानते हैं, मतलब हाउस ऑफ गॉड्स। दूसरी जो न्यूज़ है HAL से रिलेटेड है। HAL से हमारी जो सेना है उसको 3 LCH हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। ये जो बैच मिलेगा ये पार्ट है जिससे हमारी सेना 15 लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन के कॉप्टर को खरीदने वाली थी, ऐसा IAF का कहना है। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स की। इसने पुट फॉरवर्ड किया रिक्वायरमेंट को, कितनी कि हमें 65 LCH और द आर्मी फॉर 114 हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। अब 15 जो LSP हेलीकॉप्टर हैं उसमें से जो 10 हैं फॉर द IAF के लिए हैं और बाकी जो बच गए 5 फॉर द आर्मी के लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं LCH के बारे में। द लाइटेस्ट अटैक्ड हेलीकॉप्टर है इन द वर्ल्ड। वजन की बात करें तो 5.5 टन का है।
और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है HAL के द्वारा, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है भारत की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ताकि जो भी हमें चीज़ें चाहिए, जो भी यूनिक हमारी रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी की और फोर्स की, उसको पूरी किया जा सके। और जो ऑपरेटिंग की जो हाइट है 12,000 फीट तक भी हम इसको ऑपरेट कर सकें। यदि हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है वो ऑपरेट करता है ओल्डर Mi-25 और Mi-35 रशियन अटैक हेलीकॉप्टर, और ये भी जो है अब रिटायर होने की कगार पर है। ठीक है, और इनकी जगह लेने वाला है 22 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका वाला। इसके अलावा जो आर्मी है इसने आल्सो स्टार्ट कर दी है रिसीविंग द अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम अर्ली 2023 ऑनवर्ड्स, 6 ऑफ विच हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड अंडर एन एस्टिमेटेड। इतनी डील यहाँ पर बताई गई है अमेरिका के साथ में, फरवरी में हुई थी ना $800 मिलियन की डील, उसी के अंतर्गत। अब वर्तमान समय में यदि हम आर्मी के पास देख लें तो 90 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है ALH जिसको कहते हैं, 75 है रुद्र वीपनाइज्ड ALH हेलीकॉप्टर हमारी सर्विस में, विच आर इंडिजिनियसली डिज़ाइन किए गए हैं और डेवलप किए गए हैं HAL के द्वारा। लगभग 160 ओल्डर चीता एंड चेतक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर विच आर इन नीड ऑफ अर्जेंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है।